जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? काइंडली प्लीज़ मुझे कोई कंफर्म कीजिएगा एसएमएस के थ्रू, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम सलाम, सबको मेरी आवाज़ आ रही है, ज़बरदस्त चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लेंगे, ठीक है? लेकिन काम लेना कैसे है, उसकी स्ट्रैटेजी आज जो मैंने अपनाई है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बाकी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, वो शेयर करूँगा, आइडिया शेयर करूँगा कि ये मार्केट है किस तरीके की। तो इससे फ़ायदा ये होता है हमेशा, क्योंकि मैं 5वीं 6ठी क्लास में इसलिए करवा देता हूँ ये, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका एक माइंड चलना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है, हो सकता है कि जो स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई हो, इस लेक्चर को सुनने के बाद कादिर मेमन साहब आपने पहले ही हाथ खड़ा कर लिया। जी, अब्दुल कादिर मेमन साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। बताएँ। एज़ पर द लास्ट लेक्चर मैंने इंट्यूट पे अकाउंट बनाने की कोशिश की थी, अपने नंबर से नहीं बना। फिर मैंने यूएस के नंबर के लिए आपने जो एक ऐप का बताया था मैजिक ऐप, वो मैंने मोबाइल पे इंस्टॉल की। एक्सक्यूज़ मी, क्या लेक्चर मेरा खत्म हो चुका है? मैं कल के लेक्चर से बात कर रहा था। तो जनाब, अभी तो आज नया लेक्चर है, कल के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि कोई भी आपके साथ मसला है तो पोर्टल पे कीजिए। अभी जो भी मसला है आज का, आप आज के इस क्लास के अंदर आप करंट बात करेंगे। ठीक पुरानी है, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, नो, प्लीज़ इसको आप, मैं रूल्स हमेशा जाता हूँ और आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास के दरमियान में प्लीज़ कोई ना करें। कोई सवाल पुराने लेक्चर का है तो आप पोर्टल पे कीजिए, ठीक है? और अगर आपको कोई मसला है, मैंने आपको बताया था वी कैन नॉट हेल्प यू एनीथिंग एनी मिनट, फिर भी पूरी आ रही है तो आप देख लीजिए, बट वी कैन नॉट हेल्प यू एनीथिंग मिनट। ओके, हाथ नीचे करें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सैयद अली रोहान साहब ने भी अनम्यूट किया हुआ है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ एडमिन काइंडली प्लीज़ इन चीज़ों को टेक केयर कीजिए और आपका एनवायरनमेंट प्लीज़ खराब ना होने दीजिए या अननेसेसरी चीज़ों की वजह से। आई रिक्वेस्ट यू एडमिन प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस अनचेंज। थैंक यू सो मच। बाकी सबसे मैं माजरत चाहता हूँ इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, मैं दोबारा से रूल थोड़े डिफाइन कर देता हूँ आप सबकी खिदमत के अंदर कि कोई भी इशू आपको आ रहा है, पोर्टल आपके पास मौजूद है, प्लीज़ पोर्टल पे चोरी कर लीजिए। एडमिन आपके पास मौजूद हैं, एडमिन से कर लीजिए। क्लास के अंदर आप जो करंट लेक्चर है उससे रिलेटेड बात, ताकि ये जो हमारा 2 महीने का 30 क्लासें हैं, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें। इस बैच के अंदर मैं देख रहा हूँ, मैं मुसलसल रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू पीपल आर प्रोफेशनल्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ 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 लेट मी फॉलो। जो भी मैं कह रहा हूँ सब मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी है और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, हो जाता है समटाइम। थैंक यू सो मच। क्लास की तरफ से। हाँ, मैंने 1 मिनट खामोश हुआ हूँ। अच्छा जी, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, सॉरी, एक्चुअली एडमिन से कन्वर्सेशन चल रही थी, मैं माफ़रत चाहता हूँ। दोबारा को हम क्लास को रिज़्यूम करते हैं। अच्छा जनाबे वाला, अच्छा जी, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। मार्केट के अंदर जो स्ट्रैटेजीज़ चल रही हैं वो एक्सप्लेन करूँगा और इसमें आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, कौन-सी स्ट्रैटेजी आपके लिए कारामा, मतलब आप समझते हैं कि हाँ यार, ये काम करके मैं ये कर सकता हूँ, हाँ यार, ये मेरे सकता, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको पूरा आज बिज़नेस एक्सप्लेन करूँगा, रेट्स एक्सप्लेन कर दूँगा, बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर दूँगा, ताकि आपका एक माइंड क्रिएट हो जाए कि यार आपने चलना कैसे है। टेक्निकल स्किल तो हो ही रही है, तो मैं 4th या 5वीं क्लास में ये स्ट्रैटेजी की क्लास कर लेता हूँ, ताकि थ्रू आउट द पीरियड आपका एक माइंड। अच्छा जी, सबसे पहले स्ट्रैटेजी जो हर कोई इस्तेमाल करता है, मैंने भी इस्तेमाल की थी अपनी लाइफ के अंदर, वो अपवर्क फाइवर के अंदर। और माज़रत के साथ मुझे आज तक तो मैंने शुरू में यूज़ किया था, फिर मैंने नहीं किया था, तो मुझे कभी भी अपवर्क फाइवर से एक ऑर्डर भी नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स इतने अनगिनत स्टूडेंट्स कि अपवर्क से और फिर फाइवर से क्लाइंट लेते हैं। अपवर्क क्योंकि डायरेक्टली यूएस का है, तो वहाँ पे सीपीएफ फर्म्स बहुत आती हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। अब सीपीएफ फर्म्स आना शुरू हो गई हैं, तो आपने अपवर्क फाइवर के प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूज़ करना है। एक प्लेटफ़ॉर्म और है जिसे हम कहते हैं PARK। अच्छा, मैं आपको सीपीए फर्म्स के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको B2C की भी मैं टिप दूँगा। B2B का मतलब होता है कि इंडिविजुअल टू सीपीए फर्म्स, और B2C का मतलब होगा डायरेक्ट क्लाइंट, जो कि आप डायरेक्टली कस्टमर लेते हैं। तो अपवर्क फाइवर का आपने नाम सुना है, एक यूएस का एक पोर्टल PARK, वो वहाँ पर वेरीफाइड डायरेक्ट कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पे सीपीए फर्म्स नहीं आती, लेकिन वहाँ पे वेरीफाइड डायरेक्ट कस्टमर्स आते हैं। अपवर्क फाइवर पे क्या होता है कि एक लीड के ऊपर आप 500, जितने भी चाहे लोग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बार्क के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग अलाउ होते हैं एक लीड के ऊपर। अपवर्क फाइवर फ्री है शायद, और शायद उसके ऊपर पैसे भी लेते हैं, पॉइंट्स के ऊपर जो भी है। बार्क टोटली पेड है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ पे लीड बहुत ज़बरदस्त आती है। लेकिन बार्क पे जाने से पहले आपको काफ़ी अपनी तैयारी करनी होती है। तो बार्क इज़ फॉर B2C।
और अपर फाइबर से आपने B2B लेना है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन एक तमीज़ बाँधने के लिए, एक नई चीज़ आपके बताने के लिए एक तमीज़ बाँध रहा हूँ कि आप इस चैनल को सबसे पहले जो सब यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करें। दूसरा चैनल है लिंक्डइन। मेरा सारा बिज़नेस बेस करता है लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर एक स्ट्रैटेजी है, एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी, जो मैंने यूज़ की क्योंकि मेरे दोस्तों ने यूज़ की थी, तो फिर मैंने भी यूज़ की। एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है? इसके अंदर आप अपने प्रोफाइल के ऊपर यूएस टैक्स प्रिपेयरर लिखते हैं, सिर्फ यूएस टैक्स प्रिपेयरर, नथिंग एल्स। और आप सबसे पहले सीपीए फर्म्स के ऑनर, एचआर, इनको आप कनेक्ट करते हैं। ओनली कनेक्ट, ना डीएम करना है कि मुझे काम चाहिए, काम दे दो, काम नहीं, नो, नेवर डीएम, नो, नेवर। आपने सीपीए फर्म्स के ऑनर्स एंड सीपीए फर्म्स के जो एचआर हैं और सीपीए फर्म्स के जो टैक्स अकाउंटेंट हैं उनको करना है, भले वो गोरे की फर्म है, काले की फर्म है, पाकिस्तानी की फर्म है, आपने पहले ही कनेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने उन लोगों को, पाकिस्तानियों को यूएस के अंदर कनेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी यूएस टैक्सेशन का काम कर रहे हैं किसी फर्म्स के अंदर या उनकी अपनी फर्म्स है। नंबर 1 कि आपने रैंडमली कनेक्ट कर लेना है। नंबर 2, उनको कनेक्ट करना है जो यूएस के अंदर पाकिस्तानी है, नॉट इंडियन, नॉट फिलिपाइनी, नॉट। आपने सेकंड स्टेप पे उन पाकिस्तानियों को सर्च करना है जो ऑलरेडी यूएस के अंदर टैक्सेशन का काम कर रहे हैं या टैक्सेशन के फर्म्स के ऑनर हैं, ठीक है। तीसरी तरीके से आपने उन लोगों को कनेक्ट करना है लिंक जो कि पाकिस्तानी हैं और वो लोग ना तो टैक्सेशन का काम करते हैं, ना कुछ, वो हैं तो सीपीए या ईए हैं, सीपीए हैं, लेकिन वो या तो ऑडिटिंग में हैं, या तो ऑडिट का काम कर रहे हैं, या तो वो कुछ अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्सेशन का काम नहीं कर रहे। और ये जो थर्ड है, सेकंड और थर्ड कैटेगरी, ये वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है काम देने का। कोई अगर ये समझ रहा है यार पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, जनाबे वाला, पाकिस्तानी यूएस में तड़पते हैं कि यार हम पाकिस्तान में किसी ऑनेस्ट बंदे के साथ काम कर लें और मेरा बिजनेस इन्हीं लोगों के थ्रू कनेक्ट है। के साथ ठीक है, मैंने कनेक्ट कर लिया, अब क्या करूं? आप कह रहे हैं कि उन्हें डीएम भी नहीं करना। डीएम का मतलब होता है आपने उन्हें मैसेज नहीं करना, आपने उन्हें कुछ नहीं करना, तो मैं करूंगा क्या? जनाब, आपने सिर्फ और सिर्फ उनके पोस्ट के ऊपर 1 से 2 से 3 महीने, तकरीबन 3 महीने, 2 से 3 महीने लाइक करना है और कोई अच्छा पोस्ट लगता है तो फिर उस पर ट्वीट कमेंट करने, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? देखिए, हर किसी को खुशामद पसंद होती है, हर किसी को तारीफ पसंद होती है, ये एक नेचुरल थिंग है। और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी को डीएम करते हैं ना, डायरेक्ट मैसेज, वो पहले ही समझ जाता है अबे यार ये मेरे पास काम लेने आया, यूएस टैक्स प्रिपेयरर लिखा हुआ है, ये कोई। तो जो टैक्सेशन की फील्ड वाला बंदा है, ठीक है, वो तो समझ ही जाएगा कि यार ये मेरे से कनेक्ट है। जब आप किसी को लाइक करना शुरू करते हैं ना, किसी के पोस्टेस को, तो होता क्या है कि वो आपको नोटिस करता है। फिर आप 2 से 3 महीने बाद आप उसे अप्रोच कीजिए कि सर आपकी सीपीए फर्म है, मैं पाकिस्तान में यूएस टैक्स प्रिपेयरर का काम करता हूँ, आपके सर्किल के अंदर कोई लोग तो मुझे बताइएगा हु वांट्स टू आउटसोर्स द वर्क। ये उन सीपीए फर्म्स ऑनर या जो सीपीए फर्म में काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जो सीपीए है, अकाउंटेंट है यूएस के अंदर, जो टैक्सेशन का काम बिल्कुल नहीं कर रहे, उनको भी आपने अप्रोच करना है 1 से 2 से 3 महीने बाद, जब आपका उनका एक एंगेजमेंट क्रिएट हो जाए थ्रू पोस्ट लाइक से। उससे क्या फायदा होगा आपको? आपको अल्टीमेटली जो थर्ड पर्सन है वो आपसे ये सवाल करेगा, यार मुझे तो टैक्सेशन का अलिफ पे नहीं आता, तो मैं कैसे करूं? मैं आपको टैक्सेशन समझाऊंगा, बताऊंगा, मैंने कोर्स किया टैक्सेशन का। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने सीपीए फर्म को अपने नाम से एंगेज करना है। अब जिन लोगों के दिमाग में आ रहा था कि यार पाकिस्तानियों को तो काम नहीं देते, सर हमें पेमेंट कैसे मिलेगी, सर मैं यूएस में एलएलसी बना लूं, जनाब ऐसी कोई जरूरत नहीं। यूएस के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो रहा है कि वहाँ पे जब आप उसे कहेंगे ना कि सर आप अपनी जॉब करते रहिए, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको टैक्सेशन का जो पूरा है वो आपको मैं 10-15 दिन के अंदर पूरा बता दूंगा, इतना बता दूंगा कि आप आराम से इंटरव्यू दे देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो यूएस सिटीजन है उसको मिलते हैं तकरीबन $36 से $40 पर आवर, और अगर बात होती है तो उसको मिलते हैं बिजनेस के रिटर्न के तकरीबन $125 से $50, और बिजनेस और जो इंडिविजुअल है उसके मिलते हैं $60 से $70, $80, नहीं $100 तक में मिलते हैं माजरत के साथ। इंडिविजुअल के तकरीबन $80 से $100 मिलते हैं अगर पर रिटर्न की बात होती है, और जो बिजनेस होता है उधर होते हैं 150 से 150 से में मिलते हैं उसको। तो आप उसे 50-50, 40-60, आपने बोला सर आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने सीपीए फर्म्स जो कि इंस्टीट्यूट के ऊपर आ रही हैं, लिंक्डइन के ऊपर आ रही हैं, मैं आपको नाम दे दूंगा, आपकी स्टेट के अंदर आपने उनको अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है ऑनलाइन, और वो आपके सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर लगा देंगे। आपने कुछ नहीं करना, जो रिटर्न आएंगे वो बताना है मैं एनी टैक के थ्रू आपके कंप्यूटर में आऊंगा। वो कहेगा यार मैं अपना पर्सनल कंप्यूटर कैसे दे दूं? बोले सर मैं, आप एक काम कीजिए, कोई भी एक अच्छा सा कंप्यूटर ले लीजिए और जो हमारी जो प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर कर लेंगे हम। तो वो क्या करेगा, एक अलग से $200-250 का कंप्यूटर वहाँ लेगा और वो रख देगा, जिसके अंदर जो कस्टमर होगा, जो सीपीए फर्म होगी, वो सॉफ्टवेयर करेगी, और उस डाउनलोड के बाद वो अपना क्लाइंट इजीली, आप वहाँ पे जाएंगे, काम करेंगे, मतलब नाम उस बंदे का होगा, पैसे उस बंदे के अकाउंट में आएंगे, लेकिन आप 50% का शेयर वो आपके अकाउंट में दे देगा। मेरा सारा बिजनेस मॉडल इसी पे टिका। मैं कभी यूएस नहीं किया, मेरे तो खानदान में कभी भी अगर दुबई को ना, और वो सिक्योरिटी गार्ड हो तो हम उससे भी सलाम करते थे कि यार दुबई गया, यार दुबई में काम कर रहा है। मेरे ना खानदान में कभी कोई दुबई है, मेरे पास यूएस का वीज़ा है, लेकिन मैं कभी यूएस नहीं, आई हैव अ विजिट वीज़ा फॉर माई सेफ्टी पर्पस, कि यार कल को मेरे जो ये पार्टनर्स हैं वो मूव हो जाए तो मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, लेकिन आई नेवर एवर कॉन्टेक्ट। तो थर्ड वन जो है उससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो मैंने बताया है, आप अगर इसको प्रॉपरली इसके ऊपर काम कर लेते हैं और इंगेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं, तो आई गिव यू द गारंटी कि आपका काम लेना
इंतहाई आसान। क्यों? क्योंकि आप अच्छा उस बंदे को बताने की जरूरत नहीं है मैं पाकिस्तान, ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने ये चीज़ सीखी है आईटी प्रोफेशनल से। क्यों? क्योंकि आईटी का जो बंदा है यूएस के अंदर वो 5-5 जॉबें कर रहे हैं ऑनलाइन, और वो इंडिया इंडिया जो इतना ऊपर है आईटी के सेगमेंट में, पाकिस्तान भी माशाल्लाह अभी चल रहा है। उसकी वजह ये है कि वो लोग क्या करते हैं, काम लेते हैं और काम यहाँ पे आउटसोर्स कर देते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे काम करते हैं उनको। हमें बहुत लेट हमें पता चला कि यार ये चीज़ भी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 सीपीए फर्म में 5 भी आई है, और इसी तरीके से आई है। क्यों? अब मैंने एक बंदा नहीं है, मेरे पास 5 बंदे, तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। उनको पता है यार मैंने कोई काम नहीं करना, आराम से मेरे अकाउंट के अंदर एक हैंडसम अमाउंट आ जाएगा हर महीने का, और मुझे मेरा शेयर मिल जाएगा, उसको क्या शेयर मिल जाएगा, वो जो आगे हैं। लेकिन ये साथ जब आप इसे एक टाइम लगाते हैं, मुझे 8 साल लगे। ऐसे नहीं है कि रातों रात किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया। मेरे पास इतने गोरे आज मुझे जानते हैं, ठीक है, वो ऐसे हैं कि इससे दोस्त बना, फिर जैसे दोस्त बना, ऐसे बात होती रही, दोस्ती होती रही, दोस्तियों में दोस्तियाँ होती रही, और ऐसे होता है। मैंने कभी किसी को डीएम नहीं करता मैं, हाँ पहले इंगेज करता हूँ, 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है, तो 2-4 महीने किसी पे काम किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, हम दिन में लिंक्डइन यूज़ करते हैं, वहाँ पे रात में 6 बजे के बाद हम यूज़ ही नहीं करते, घर पे जाके सो जाते हैं। अरे मेरे भाई, लिंक्डइन अगर यूएस में काम करना है तो वहाँ पे आपको शाम 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद सुबह तक आपको लिंक्डइन यूज़ करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सिर्फ और सिर्फ लिंक करते रहूँ और कमेंट करता रहूँ, कोई पोस्ट ना लगा दूँ। भाईजान जैसे ही आप पोस्ट लगाओगे वैसे ही आप डिस्क्लोज हो जाओगे। क्यों? आप पोस्ट मैंने बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी, कैसे कैसे पोस्ट है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना, सिंगल मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कैसे होता है। अबे भाई ये बातें वैसी चीज़ें हैं, ठीक है, दुनिया हुआ वो पहले तो बच्चा ले रखा, जब वो कहते हैं ना कि जब मुंह बंद है ना तो जब तक बहुत अच्छा है, जैसे ही मुंह खुलता है पता चल जाता है यार ठीक है। तो दैट्स वाई इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए। तो पहले अपवर्ड फाइबर जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर करना चाहते हैं बाहर भी यूज कर लीजिए। सेकंड के ऊपर लिंक्डइन की ये स्ट्रैटेजी। नंबर 3, आपको लगता है कि यार मैं चाहूँ, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यार मैं वहाँ जाकर मैंने इतना तो सीख लिया यार, सर ने इतना सिखा दिया कि मैं छोटे मोटे रिटर्न तो फाइल कर लूँगा। तो भाई सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ पर आपका अगर कोई जानने वाला है तो उसको पार्टनर बना लीजिए, और उसको कहिए कि भाई मैं आप अपने सर्किल के अंदर रिटर्न 14 करोड़ रिटर्न फाइल, उसको समझाइए कि सर अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, ठीक है ना, तो आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा होगा यार, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, सर आप मेरी एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, मैं रिटर्न बना दूंगा और सस्ते में रिटर्न बना दूंगा। उसको पार्टनर बनाइए, जो कि हमारे बहुत से बच्चों ने यही किया, उनको पार्टनर बनाया हुआ है, ठीक है। लोग उनके जो वहाँ पे एजेड हैं, स्पेशली जो 60+ है, जो कोई काम नहीं कर रहे, तो पार्टनर बनाइए। क्यों? उनके पास अभी कोई काम नहीं है, लेकिन टैक्स रिटर्न हर किसी, आप अगर पान वाले के पास, बार्बर शॉप के पास, आप अगर किसी जो वो घास काट रहा है ना उसके पास, यकीन मानो किसी के पास भी जाओगे तो टैक्स रिटर्न फाइल करवाना, 14 करोड़ रिटर्न फाइल, तो इसको भी उन्होंने बड़ा कैश करवाया। चौथी चीज़, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर उनको रेट क्या कोट करूंगा अगर मैं होगा, तो भाई यूएस अभी चल रहा है, मेरा एक दोस्त का क्लाइंट, दोस्त के दोस्त हैं, उनके पास 4000, और लेकिन उन्होंने रेट की बहुत ऐसी की तैसी की। उन्होंने $1200 का रेट दिया हुआ है पर क्लाइंट। $1200 मल्टीप्लाई बाय 4000 कर देना, ऑटोमेटिकली दिमाग आपका ठिकाने आ जाएगा कितना होता है। तो 4000, $1200 उन्होंने दिया, उसके अंदर भाई टैक्स रिटर्न भी हम फाइल करेंगे, पैरोल भी हम करेंगे, सेल टैक्स भी हम करेंगे, अरे सब कुछ तुम करोगे जी, हम करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान में बंदे हायर किए। एक बंदा मेरा उसका दोस्त था, वो खुद यूएस में, ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी, जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान में आप बीपीओ देख रहे हैं, होता क्या है कि वो यूएस जाते हैं या यूएस में कोई जानने वाला होता है और वो इस सर्किट को चलाना। मैंने जो अपने बच्चों को हमेशा सजेस्ट किया कि आप $200 का पैकेज रखें। $200 में सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पैरोल, और आप छोटी मोटी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें डाल दीजिए, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर मुझे तो आप सिर्फ इनकम टैक्स सिखा रहे हैं, पैरोल कैसे करूँगा, सेल टैक्स कैसे करूँगा, जनाबे वाला दिमाग भी तो पाकिस्तान में 1,80,000 लाख 1.5 लाख के बच्चे आराम से मिल जाते हैं जो कि काम करे हुए, हायर कीजिए। उन्होंने आज उनका क्लिफ्टन में ऑफिस है, 50 से 60 बच्चे हैं, आराम से वो काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम चल रहा है, इससे भी ज़्यादा ही होंगे। लेकिन होता क्या है, जो पाकिस्तान में जितनी बीपीओ हैं, आर्थो लॉरेंस, लेवल 3 बॉस, माया एसोसिएट, उनके वहाँ पे एक 2-2 कमरे के ऑफिस हैं, और वो सारा का सारा काम कर रहे हैं। जरा दिमाग खोलिए। अब पांचवा ये है कि यार आपको लगता है कि यार नहीं मेरा कोई जानने वाला नहीं, लेकिन मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि यार खुद जाके मैं देखूँ कि कैसे होता है काम। अगर मेरे से अगर कोई पूछे आज कि अगर ये मेरे से सारे के सारे मेरे पार्टनर चले जाएँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल दूसरे दिन मैं अपना, क्योंकि मेरा 5 साल का, मैं आराम से उठूँगा, बैग पैक करूँगा, पम्पलेट छपवाऊंगा और वहाँ पे जाके सीधा लैंड करूँगा। अब दिमाग में ये आता है कि सर यूएस का तो वीज़ा ही नहीं मिलता, ये सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है। सबसे आसान वीज़ा यूएस का है, B1 B2 विजिट वीज़ा। ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बस ये आपको शो करना होता है कि मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ। तो $180 की फीस होती है, किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं करना, हज़ारों वीडियो पड़ी में T160 का फॉर्म फाइल करो, अपॉइंटमेंट लो, पहुँच जाओ एम्बेसी। एम्बेसी में जैसे ही जाओगे वो पूछेगा भाई क्यों जाना, टूरिज्म के लिए जाना, घूमने जा रहे, 2-4 जगहों पे। उसका दिमाग चलेगा तो वो आपको वीज़ा दे देगा, नहीं चलेगा तो नहीं देगा। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 50, एक दफ़ा वीज़ा लग गया, आराम से वहाँ चले जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वहाँ जाऊँगा तो मेरे पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं होगा और वो मुझे काम करने की इजाज़त देंगे। भाईजान 90% लोग, 99% लोग जो B1 B2 वीज़ा के ऊपर यूएस जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं कि भाई वहाँ पे बिजनेस सेट करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार फिर वहाँ जाके तो आपको एलएलसी फॉर्मेशन सिखाऊंगा ना, एलएलसी बनाइए पाकिस्तान में। अब अगर आपने डायरेक्ट वहाँ जाके काम करना है, ये आपको सिर्फ बिजनेस सिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, करना आपने सीपीएफ फॉर्म में। लेकिन मेरा फर्ज ये है कि यार आपको पूरी की पूरी जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, जो मेरे दिमाग में चीज़ें एज अ टीचर मैं आपको दे दूँ। अब आप क्या पिक करते हो, आप क्या सेलेक्ट, मेरे से इसमें पूछोगे मैं कहूँगा सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो 2 नंबर और 3 नंबर स्ट्रैटेजी मैंने बताई है वो है कि सबसे ज़्यादा उसको कनेक्ट कर लो। सबसे आसान जिंदगी है, ना टेंशन की ज़रूरत, ना कुछ, उसका भी फायदा, आपका भी फायदा। ओके, आगे चलो। तो आप मेरे से अगर कोई पूछता कि यार आपने, ठीक है, कल को ये चले जाते तो मैं अपना विजिट वीज़ा लेता, अपना अप्लाई कर, सब बता के रहा हूँ मैं उसको
यूज़ करता, जाता, पम्फलेटिंग करता, ठीक है, क्योंकि मुझे टेक्सास स्टेट बहुत पसंद है, शुगरलैंड में जाता, ठीक है ना, रिचर्डसन में जाता, ऑस्टिन में जाता, जितने भी थे, तो जाके वहाँ पे पम्फलेटिंग करता और वहाँ पे 6 महीने का मेरे पास स्टे है, मैं आराम से रुकता। आप हर जगह जाइए, उसको पम्फलेट दीजिए, उनको सबको दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर भी नहीं होगा, ऑफिस की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, सब ऑनलाइन, ठीक है। अब पाँचवीं छठी चीज़ कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास यूएस वीज़ा है और आप यूएस सिटीज़न है, तो वहाँ पे आते हैं नेटवर्क कंपनीज़ हैं, नेटवर्किंग कंपनी लाइक बीएनआई हो गई। ये नेटवर्किंग कंपनीज़ क्या करती हैं अपना काम, इनका काम ये होता है हो जाते हैं, तो ये 40 से 50 का ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के अंदर इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उसके अंदर ब्रोकर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ शोबा के लोग होते हैं। तो आपको 40 कस्टमर तो वहीं से मिल जाते हैं और यही इंश्योरेंस एजेंट और यही ब्रोकरेज आपको काम दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप चाहें तो लिंक्डइन से इंश्योरेंस ब्रोकरेज वाले जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन वही बात है कि रातों रात ये ना करने बैठ जाइएगा प्लीज़। एक स्ट्रैटेजी बनाइएगा कि मैंने इसके पास जाना है, इसके पास मुझे तो बड़ी आसानी से यकीन माने, मैं गॉड गिफ्टेड बंदा मैं अपने आप को मानूंगा कि मुझे बड़ी आसानी से क्लाइंट मिलते गए। मैंने इस स्ट्रैटेजी को हो सकता है कि उस वक्त पाकिस्तान में और बिल्कुल 100% कि जो भी हमारे भाई लोग थे वो सारे जॉब कर रहे थे और मैं ही और कुछ लोग थे, यकीन अभी भी बहुत कम लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं यूएस टैक्स का, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फर्म है छोटी बेस के ऊपर फ्रीलांसिंग बेस के ऊपर बहुत कम लोग थे। मेरा कभी जॉब के अंदर आई नहीं, तो मैं तो यूएस टैक्स प्रिपेयर कर रहा था। तो जब वो पाकिस्तानी को पाकिस्तानी की जरूरत होती तो या कोई छोटी मोटी दोस्त मिल जाए। अब इतने ज़्यादा हो गए हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिशन बढ़ता है, लेकिन मार्केट इतनी बड़ी है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई कि आपको जो बंदा है आप उसी से कनेक्ट। 10 बंदों को हमेशा याद रखिएगा, 10 बंदों को करेंगे, अगर 1% का रेशियो तो 10 में से 1 का रिप्लाई आपका आएगा। अगर 100 को कनेक्ट करेंगे तो 10 का रिप्लाई आएगा, और अगर कनेक्ट करेंगे तो आपका 100 का रिप्लाई आएगा, अगर 1% का रेशियो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं 1 तो थोड़ा कैलकुलेशन गलत होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी कैलकुलेशन, तो दिस इज ऑल, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ कि जनाब अब पैकेज क्या बनाए, $200 का पैकेज बना लीजिए, पर मंथ $200, 2400 होते हैं, आराम से कीजिए, मजे से आ जाएगा। वहाँ जाइए, 10 क्लाइंट भी लेके आइए तो आपके साल के $24,000 बनते हैं। $24,000 पर 279 से कैलकुलेट कीजिएगा कितने होते हैं। 10 कस्टमर को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 279, 66,96,000। बहुत से लोग हैं शायद तनख्वाह भी नहीं, और ये पॉसिबल है भाई। आगे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे यार सब चीज़ों को नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी जो जॉब चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इनकम मेरी आ जाए। एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस शुरू कर दीजिए पाकिस्तान के अंदर। बी फाइलर, इजार्ट लैब, कितनी कंपनीज है जो सिर्फ एलएलसी फॉर्मेशन करी, कुछ नहीं करती, कोई अमेजोन का अकाउंट नहीं बनाती, ठीक है। और ये लोग ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने थर्ड पार्टी, ये लोग आईटीआई थर्ड पार्टी से, जितने भी इजार्ट है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, सब थर्ड पार्टी से बनवाते, अपना बीच में कट रखते हैं। एलएलसी फॉर्मेशन आज $100 मिनिमम, जब हमने शुरू की तो 300 में थी, आज मिनिमम $110, $120 आराम से आपको मिल जाते, 100 आराम से मिल जाते हैं। बहुत है वो बच्चों ने मार्केट खराब किया, $50 क्या कोई नहीं जाता, आप अपना $150 के। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार मैं तो सुबह जॉब कर रहा हूँ, जब जॉब कर रहा हूँ मैं, तो मैं एलएलसी का बिजनेस कैसे ऑन करूँ। तो जनाब एलएलसी का बिजनेस ऑन करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फेसबुक पेज होती है, वेबसाइट लगती है, फेसबुक पेज के अंदर आप सिर्फ ₹300 की अगर मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास 8 से 10 लीडें आएंगी। ये गारंटी देता हूँ, ये मेरा टेस्ट किया हुआ कॉल। जब आप इसको कर लेते हैं तो आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास लीडें आना शुरू होती हैं आप बात करना शुरू करते हैं, और 90% क्लाइंट, 95% क्लाइंट एलएलसी के आपको आपके ना ऑफिस आना पड़ता, वो बोलेंगे हाँ ठीक है जाने, अब मुझे ट्रस्ट दिलाओ कि यार तुम पैसे लेके भाग गए, बोले सर आप मुझे पैसे ट्रांसफर ना करो। क्यों? क्योंकि मैं आपके लैपटॉप पे आके आप अपना कार्ड यूज़ करना, आपके लैपटॉप पे आके मैं आपके सामने एलएलसी बना दूंगा। अब सवाल ये पैदा होगा सर अगर एलएलसी बनानी उसके लैपटॉप पे सिखा दी तो क्या होगा। जनाब सिर्फ एलएलसी नहीं होती, इसके साथ ईआईएन होता है, ईआईएन के साथ बैंक्स बनवाते हैं, कुछ लोग यूनिक बिजनेस एड्रेस देते हैं, सारी चीज़ें कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आपको महीने में एक एलएलसी भी मिल जाती है मिनिमम $120, चलो मैंने $100 की कर ली, 279 का रेट चल रहा है अभी, ठीक है, 27,900, कुछ नहीं करना, ऑफिस में बैठे हुए हो, मार्केटिंग हो रही है, 300 लीडें आ रही है, एक अलग से नंबर ले लो, मोबाइल दे दो और उसके ऊपर जवाब देते हो। ये पर्सनली किया है भाई, और बिलीव मी एलएलसी बिजनेस आज भी मेरे पास लोग आते हैं कि सर वो एलएलसी बिजनेस अच्छा बिजनेस है कि इसके अंदर एलएलसी बनवाते हैं, अमेंडमेंट करवाते हैं, इसके बाद आईटीआईएन बनाते हैं जो कि $250 से $300 का है। आप नहीं बना सकते, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप नहीं बना सकते, आप किसी थर्ड पार्टी को आज $250 का लीजिए, 150 उसको दीजिए, 100 को रख लीजिए। फेडरल टैक्स फाइलिंग $150 से $200 की होती है, जितनी आप एलएलसी बनाएंगे उन्हीं को फॉलो कीजिए, सर साल की टैक्सेशन आ रही है, वो अमेंडमेंट आपसे करवाएंगे। ये एक बिजनेस है जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट कि आप इन सब अंडों को बहुत मजे से चलाते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ना नहीं, ये आप अगर वहाँ पे बंदा सर्च कीजिए जो आपके लिए एज अ पार्टनर के तहत काम करे, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और ये आराम से लिंक्डइन से हो जाता है, जितना वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, जितना वहाँ पे इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ऑनलाइन और डबल इनकम की तरफ लोग फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर अपने आप को, लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं है, मतलब आप अपने प्रोफाइल को भारी ना कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यूएस टैक्स प्रिपेयर का कुछ ना लिखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लोग यूएस टैक्स कंसल्टेंट, यूएस टैक्स एक्सपर्ट, मेरे प्रोफाइल को कॉपी कर लेते हैं। अबे भाई क्या हो गया, ठीक है ना, कुछ तो माशाल्लाह मेरे पूरे प्रोफाइल को कॉपी करके बैठे हुए होते हैं, फायदा ही नहीं होता, क्या फायदा होगा। टैक्स पता नहीं वो एक्सपर्ट, बुक कीपर, ड्रैक, प्रो सीरीज, प्रो कनेक्ट, भाई इतना बड़ा प्रोफाइल लिखोगे ना, उन्हें आप चाहिए छोटू, नहीं छोटू चाहिए। और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है सीखिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वहाँ पे आप कह रहे हैं, अभी आपने रेट कहा कि अगर मुझे हमें 10
टाइम मिलेगा, मिसाल के तौर पे जो सीपीए फर्म होगी वो 1040 अगर देगी तो 1040 के अंदर अब बोले $100 तो 50 उसके हो गए, 50 मेरे हो गए। तो सर $50 में क्या होगा? $50 का मतलब होता है सीधा सीधा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 270, क्योंकि 2 से $3 अगर आप किसी भी उससे मंगवाते हैं, 1 से $2 वो कम, तो 275 का रेट भी मिलता है। तो सर 13,750 एक रिटर्न के ऊपर मुझे मिले। अगर मुझे ज़्यादा 1040 और आपको ज़्यादा 1040 मिलेंगे तो मेरा क्या होगा? जनाबे वाला एक सीपीए फर्म के पास वहाँ पर हज़ार 500 हज़ार रिटर्न होते हैं। तो अगर आपने उनसे, उन्होंने आपको रिटर्न में कहा कि सिर्फ 50 रिटर्न दूंगा भाई, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। कितने? 50 रिटर्न। मुझे इससे पहले सीजन के अंदर 20 से 25 रिटर्न मिले तो मैं बहुत खुश हुआ था। तो अगर वो 50 रिटर्न भी आपको देता है $50 के हिसाब से, तो हो गए $2500 मल्टीप्लाई बाय 275, 6,87,000 पहले सीजन। ठीक है, कम। लेकिन अगर इसको मैं पर मंथ, आपने काम कितने करना है? 4 महीने पर मंथ लगाऊँ ना, 4 महीने, चलो मैं 12 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो पर मंथ ये हो गए 57,291 का, और एक रिटर्न बनाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। अब आप सोच लो कितने घंटे दिन में काम, तो ये होता है सर। अब हो गया पर आवर का रेट क्या है वहाँ पे? पर आवर रेट जो मिलता है यूएस सिटीजन को वो मिलता है 36 से $40, डिपेंड अपॉन द स्टेट। चलो मैं 36 रख लेता हूँ, तो 36 का आधा भी आपको मिल गया तो $18। वो आपको चलो बहुत काट पीट के बोलता है नहीं 15 दूंगा, $15 भी आपको मिल गए। एक रिटर्न 2 घंटे लेता है तो आपको $30 मिल गए पर रिटर्न, कम मिल रहे हैं। लेकिन जब उसको लालच सामने वाले को लग जाएगी ना पैसों की, वो एक नहीं, वो बोलेगा यार दूसरी फर्म लेके आऊँ फुरकान, हाँ सर ले आओ, कोई मसला ही नहीं है, हाँ यार मैं दूसरी ले आता हूँ, इससे हमें 2500 मिले। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना, तो अल्टीमेटली एक एक फर्म वो कहती है यार ये ईमानदारी से काम करो। और मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपने वहाँ से ना डेटा उठाना है, डिसऑनेस्टी करनी है, जो काम है बिल्कुल वो होगा। उसको कह दीजिएगा कि यार आप आके जरूर कह दो कि भाई मुझे अभी 2 से 2.5 महीने हो गए। अगर आप सच बोल देते हो ना, बिलीव करें वो आपको मौका देते हैं। 1 रिटर्न, 2 रिटर्न, 10 रिटर्न, पूरा सीजन चलाते बोले कोई मसला नहीं, आप समझे, अंडरस्टैंड करो, नए होना कोई मसला, क्योंकि उन्हें सस्ता बंदा मिल रहा है भाई। अगर उन्हें वो एक छोटी फॉर्म है जिसके पास आपको रिटर्न है, तो क्या वो बंदा 500 रिटर्न है, तो क्या वो बंदा जो इंडिविजुअल सीपीए है वो $60,000 का एक बंदा रखेगा? उसके लिए तो वो फायदेमंद बंदे मिल रहे हो, सस्ते बंदे मिल रहे हो, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने कतरा कतरा दरिया बना। मैं अपनी माजरत के साथ इनकम नहीं दिखा सकता। मैंने 10th बैच में, पिछले वाले बैच में दिखाई है अपनी इनकम, उनके मूड में था मैं तो दिखा दूँ, मैं आपको अपनी इनकम नहीं दिखा सकता, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली वही सारी बातें हैं। और मेरे पास कोई इतना स्टाफ नहीं है भाई, मेरे पास 6-7 लोगों का स्टाफ है जो घर से बैठ के काम करता है। मेरे पास एक छोटा सा ऑफिस है, एक कमरे का, जिसे मैं इंस्टीट्यूट मैंने बनाया हुआ है, और उसे ही मैंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। वहाँ पे एक मेरा असिस्टेंट आता है, 6 लोग हैं, मतलब 2 लोग मेरे लाहौर के हैं, बाकी कराची के हैं। ऑनलाइन सारा काम करते हैं बच्चे। नहीं मैंने देखा, साल में 1-2 दफ़ा बुला लिया तो बुला लिया, आ गए, या मैं वहाँ चला गया। तो भाई ये काम, इसके अंदर ना हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चौका। क्यों? ना आपको कस्टमर देख रहा है, ना आपने सीपीएफ फर्म अगर आप ले लेते हो तो ना आपको क्लाइंट लाने की फुर्सत, प्रॉब्लम, ना रिकवरी करने की प्रॉब्लम, कोई आपने गलत रिटर्न बना दिया तो ना केस झंझट, केस को फेस करने की प्रॉब्लम, आपने गलती कर दी और उसको सबमिट हो गई तो उसको फेस करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई आई से, अगर जिंदगी सुकून में गुजारनी तो सीपीएफ फर्म्स कीजिए। मेहनत लगेगी, रातों रात नहीं लगेगा, बिलीव कीजिए, करते कनेक्शन। आपने देखा है सीईओज होते हैं, सीपीए सीईओज होते हैं, मैं हमेशा अपनी जॉब पे देख रहा होता था कि यार बड़े बड़े सीईओज जो हैं वो यार करोड़ों रुपए की गाड़ी इंस्टॉलमेंट में निकलवा लेते हैं, घर इंस्टॉलमेंट में निकलवा लेते हैं। इनकी नौकरी चली गई तो कैसे होगा? पता चलता था नौकरी जाती दूसरी लग जाती थी। क्यों? एंगेजमेंट, नेटवर्किंग। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर फुल एक्टिव है? हमारे बेचारे ज़्यादातर लोगों को लिंक्डइन यूज़ करना ही नहीं आता। हो सकता है इस पोस्ट के बाद बहुत से लोगों ने अकाउंट बनाया हो या बनाएंगे। हमारे यहाँ लिंक्डइन तब यूज़ किया जाता है जब हमें जॉब की ज़रूरत होती है या हमें थ्रेड हो रहा होता है। ज़्यादातर लोग अगर चाहते हैं कि नहीं यार मैं अपनी फील्ड चूज़ कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, तो जाइए पाकिस्तान में मौजूद है। इस कोर्स के बाद आपको आराम से इंशाल्लाह स्टार्टिंग फ्रेश, ठीक है ना, आराम से 60-70 की जॉब लग जाएगी। चलो मैं मनी में 50 मान लेता हूँ बस, 50 से आप शुरू। लेकिन मेरे ऐसे बच्चे जो 2-2 लाख पे हैं, टेस्टिमोनियल नवीद के पास मौजूद है, चाहे तो ले लीजिएगा। 2-2 लाख पे लगे हैं स्टार्टिंग। और जब वो कहे तो उन्होंने कहा कि यार आपको तो ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि मैं इतना पढ़ा देता हूँ, आप खराब कर देता हूँ। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आगे भागते हैं ना, उनका कोई, तो अगर आपने पाकिस्तान में जॉब करी, पाकिस्तान में तो और मजे से लोग जॉब कर रहे हैं। क्यों? लेकिन मैं 3-3, 4-4 लाख मिलते हैं, हफ्ते बाद आराम से इंजॉय करते हैं, और कोई इतना काम नहीं होता है, टैक्स सीजन के अंदर काम होता है, फिर मजे से इंजॉय कर रहे हो। बीपी फॉर्म से कितने मेरे दोस्त जॉब करते होते हैं, नहीं यार हमें नहीं करना, मिलते हैं ना 5-6 लाख बहुत है। जब बीपी फॉर्म को भी कोई मसला नहीं होता, उनका ऑलरेडी ऑफिस यूएस के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर पीकेआर के अंदर बैठे, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है भाई, अर्न इन डॉलर, एक्सपेंस इन पीकेआर। तो इस सारे सिनेरियो को बताने का मतलब ये है कि भाई टाइम लगेगा। आपको एलएलसी वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, उसको अपना लो। आपको अपवर्ड फाइबर बार्क वाली स्ट्रैटेजी लगती है, उसको अपना लो। आपको जाना है P1 वीजा के ऊपर, उसको अपना लो। अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला कोई यूएस के अंदर फर्म है, जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में फर्म में मौजूद हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है यूएस के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी फर्म से दोस्तियाँ यारियाँ हो जाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। उस स्ट्रैटेजी को अपना लो भाई। आपको ये पाकिस्तानी की जो ये मैंने सेकंड और थर्ड स्ट्रैटेजी बताई, अगर आपको ये अपना लो, आपका कोई जानने वाला है उसको अपना लो। अब सबसे ज़्यादा अगर आपको बहुत चीते हो, दिमाग है, तो फेसबुक मार्केटिंग करो यूएस के अंदर, जिगर है तो लाओ, करो। बहुत महंगी होती है फेसबुक मार्केटिंग वहाँ पे, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता, लेकिन जब आता है रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि फेसबुक मार्केटिंग पेड नहीं करो। मेरा एक दोस्त है, वो उसने लगाया फेसबुक के ऊपर, वो क्या करता था, इसे कहते हैं फनल, सेल्स फनल। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माजरत माफ कीजिएगा, अगर कोई सेल्स वाला हो तो अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। वो क्या करता था, उसने फेसबुक का अकाउंट बनाया फ्रेश फ्रेश, यूएस की वीपीएन के ऊपर, वीपीएन के ऊपर और यूएस के ऊपर बनाया, बिल्कुल फ्रेश, नाम बिल्कुल अपना रखा, सब कुछ किया, और उसने फ्री के अंदर एडवाइस, फ्री के अंदर जवाब देना शुरू कर। जितना ही पढ़ा, जो भी आप पढ़ोगे ना, ये कुछ कम नहीं है,
यही सवालात लोगों के हैं जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो पोस्ट बनाया है 8 साल के बाद बनाया। जो बात चीज़ों का मैं जवाब नहीं देता, बात चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ, तो शायद कोई ये समझ रहा हो यार इसको आता नहीं है। मुझे आता है लेकिन आपका दिमाग घूम जाएगा। मुझे आपकी ब्रेक सकती है। तो वो क्या करता था? वो सिंपल सवालात के फ्री में जवाब दे रहा है। लिंक्डइन के ऊपर ये चीज़ काम नहीं आती क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर सारे सीपीएस मौजूद हैं। वो कभी भी कोई आपको नहीं करेगा अगर आप ये सोचेंगे। हाँ, फेसबुक के ऊपर हैं लोग, लेकिन फेसबुक के ऊपर बहुत से रियल एस्टेट के ग्रुप हैं। उनको ज्वाइन कीजिए। यूएस के सबसे बेस्ट है रियल एस्टेट का ग्रुप, उनको ज्वाइन कीजिए। टैक्स फ्री उनको ज्वाइन, और वहाँ पे लोग सवाल करते हैं, फ्री में जवाब दीजिए। ये सबसे बेस्ट एंगेजमेंट स्ट्रेटजी। आज उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 150 क्लाइंट उसके पास यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ, 150 से पौने 200 क्लाइंट उसके पास B2C के। अगर मैं B2C के अगर मैं कह दूँ जिसकी वो बुक कीपिंग भी करता है यहाँ से बैठ, टैक्सेशन भी कर रहा होता है, बाकी चीज़ें भी कर रहा होता है। अगर मैं मिसाल के तौर पर ये कह दूँ तो एक क्लाइंट से वो $2000 कमाता है सालाना। चलो मैं 2000 भी नहीं कह रहा, 1500 कह रहा। और उसके पास 150 क्लाइंट, ठीक है, B2C के, तो जनाब $2,25,000 है। अभी उसने यकीन मानो गुलशन में मार कर बहुत अच्छा कर। ये मैं सारी आपको फिल्में नहीं बता रहा, आपको कहानियाँ नहीं बता रहा, ये आपको सच। हमारे एक CFO थे, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई FCA। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर आई एम लीविंग द जॉब। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपवर्क से मुझे चीज़ें मिलना शुरू हो गई। ना मानो ऐसे बहुत से टेस्टिमोनियल्स है जो हम तक आते भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कहीं ना कहीं आपका कोई दोस्त आपका है 100% उससे कहीं ना कहीं आपको बताया है। मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगा ये रातों रात के काम, लेकिन जिस दिन भी आपका लग गया तुक्का, बिलीव मी नौकरी ऐसे छोड़। सो दिस इज द थिंग। कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है भाई अपना लो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर किसी के पास सवालात हैं मैं आपको बात देता हूँ। देन थोड़ी सी क्लास ऊपर जाएगी क्योंकि मुझे एक सिनेरियो भी आपको करवाना है, तो मैं सवालात देता हूँ, हैंड रेज कर लीजिए क्योंकि टॉपिक एक छोटा सा क्रिटिकल टॉपिक है। तो डेट्स वाई फिर इसके बाद मैं रिटर्न बनवाऊंगा, 10 मिनट हम सवाल लेंगे एंड देन फिर हम चलेंगे अपना उसके ऊपर अपने रिटर्न के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसके पास भी सवाल है। जो वहाब साहब आप प्लीज हाथ खड़ा किया करें। आई विल नॉट आंसर यू ऑन द SMS। हाथ खड़ा करें, सवाल करें एंड देन आई विल बी एबल टू आंसर। जी अमीर हमजा साहब फरमाइएगा सर। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स बताए हैं। इसमें एक पॉइंट जो आपने जिक्र किया कि अगर किसी का वहाँ पे दोस्त है कोई या कोई रिलेटिव है, ऑलरेडी यूएसए में ऑब्वियसली लोगों के होते हैं कनेक्शन, बट अगर हम उनको कहते हैं कि यार वी हैव ऑलरेडी लर्न कि आप रिटर्न आपकी फाइल करेंगे, आप अपने सर्कल में भी लोगों को बताएं कि आपकी रिटर्न हम यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के प्रिपेयर कर देंगे। बट प्रिपरेशन की हद तक तो ठीक है, वो कहेंगे यार फाइलिंग तो अल्टीमेटली किसी सीपीए ने ही करनी है ना यूएसए में, तो हमें सीपीए तो इन एनी वे चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ से फाइल नहीं कर सकते। नहीं, टर्बो टैक्स आप परचेज कीजिए वहाँ पे। आपको लगता है कि यार आप इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि यार आप इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इतने सिनेरियोस की आपने प्रैक्टिस किया कि आई कैन डू एवरीथिंग, तो आप कहिए यार टर्बो टैक्स परचेज, ठीक है, जो कि वहाँ पे 90% लोग परचेज करते हैं। टर्बो टैक्स परचेज कीजिए, 5 रिटर्न मिलेंगे आपको $170 के अंदर। टर्बो टैक्स में जस्ट लाइक अ बेबी, मैंने कहा जस्ट लाइक अ बेबी रिटर्न बनता है, उसमें होता है सवाल जवाब। टर्बो टैक्स जो है जस्ट लाइक अ सवाल जवाब, वो आपसे पूछेगा बताओ भाई इनका नाम क्या है, आप नाम डाल देंगे, नेक्स्ट, ठीक है, इनका बर्थ क्या है, नेक्स्ट। फिर टर्बो टैक्स को डाउनलोड कीजिए। तो अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो टर्बो टैक्स वहाँ से परचेज कर लीजिए, 5 आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, तो आपको हो सकता है 5 क्लाइंट मिले, तो टर्बो टैक्स $170 में उसी के सोशल सिक्योरिटी पे ले लीजिए या पाकिस्तान से अमेजॉन पे आप ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है ना। टर्बो टैक्स पे आपको 5 रिटर्न मिल रहे हैं 170 के, तो आपकी कॉस्ट पड़ गई शायद 30 पर रिटर्न। अब आप उनसे उस हिसाब से चार्ज कर लीजिए। और टर्बो टैक्स के अंदर ना आपको सीपीए की जरूरत है ना पीपीए की जरूरत है, ठीक है। और टर्बो टैक्स आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर इसका ऑडिट आया, अगर चोरी आई आयरिस से, तो मैं डील करूंगा, तो आपको जान छूट। और टर्बो टैक्स कहता है मैं अपना ई फिन यूज करूंगा, ये आपकी जान छूट। तो आपसे प्रिपेयर कीजिए, बहुत आसान होता है, ठीक है। प्रो कनेक्ट पे इसलिए करवाता हूं मैं क्योंकि ये सीपीए फॉर्म्स के लिए है, आपको मैं ट्रेन कर सीपीए फॉर्म्स के लिए। लेकिन अगर आप समझते हैं हाँ यार मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, तो आप टर्बो टैक्स यूज कर लीजिए, सबसे आसान सॉफ्टवेयर है मेरी नजर में, और उसको आप यूज करेंगे, सवाल के जवाब देते रहिए। आपकी वैलिडिटी जब आप बेसिक बनी हुई होगी तो आपको रिटर्न जब आप जवाब दे देंगे, रिटर्न ऐसा ही बना हुआ आएगा जैसे मैंने आपको हमेशा दिखाता हूँ। वो रिव्यू कीजिए, क्लाइंट को भेजिए, और हमेशा याद रखिए पुराने रिटर्न से कंपेयर कर लें। मिसाल के तौर पे पुराना रिटर्न आपने मंगवा लिया उसका, या मुझे 2022 का रिटर्न दे दीजिए, और जो 2023 का रिटर्न बना उससे आपने डिट्टो कॉपी बना दी कि हाँ इसकी पिछले साल सैलरी थी, सैलरी आ गई, ये आ गई, ये क्यों नहीं आया, ये आ गया, ये क्यों नहीं आया, उससे सवाल आते हैं। तो हमेशा जो बड़े बड़े रिव्यूअर है वो ये करते हैं कि हमेशा पिछले जो रिटर्न होता है उसकी कॉपी बना, ठीक है। तो जब आप उसकी डिट्टो कॉपी बना लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा आपको, आप सबमिट कर देंगे। टर्बो टैक्स में ना ई-फिल की जरूरत होती है ना किसी, क्योंकि आप रिटर्न बनाएंगे भी और सबमिट भी कर देंगे, और ऑडिट भी टर्बो टैक्स ही देखेगा। ठीक, थैंक यू मच। जी वहाब अफजल साहब, अब आप अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सीपीए फर्म जो है पर आवर से हमें पे करती है या टैक्स रिटर्न वाइज। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी एक सीपीए से बात हुई थी, वो कह रहा था कि सर्टिफिकेशन करो फिर मैं तुम्हारी एचआर से जल्दी शुरुआत होगा, तो मैं उससे बात करना चाह रहा था। और आवर भी पे करते हैं, पर रिटर्न भी पे करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द सीपीए पर। और आपने बताया कि $50 वो पर रिटर्न वैसे देते हैं ऑन एवरेज। 50 पाकिस्तान से अगर डायरेक्ट करेंगे तो ऑन एवरेज $40-50 से ज़्यादा नहीं देंगे पर रिटर्न, और पर आवर तकरीबन $15-20। $15 $16, और कुछ आपको ऑफर करेंगे कि जॉब पे भी आ जाओ। राइट। इट्स अप टू यू। और कोई सवाल है किसी का तो प्लीज पूछ लें। चलिए जी जबरदस्त, किसी का कोई सवाल नहीं है, अब हम अपने रिटर्न की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आ जाइए अब सिनेरियो और बैच क्या है,
एक रिटर्न प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर रिटर्न फॉर कैथराइन डी किंग। शी इज़ अ सिंगल मदर है एंड उसके पास जॉब है और बिजनेस है। काइंडली प्रिपेयर रिटर्न। एक सिंगल मदर है वो, अभी मुझे नहीं पता कि उसके पास बच्चा है या नहीं है, बेटा बेटी जो भी डिपेंडेंट है या नहीं है। तो जब उन्होंने मैंने देखा ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड ओरिजिनल नहीं है, डमी है ये, ऐसे आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड होते हैं जिनका ये फॉर्म, ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है इनका और ये सोशल सिक्योरिटी में इन्होंने प्रोवाइड किया है किंडल किंग जो कि इनकी डॉटर। ओके, ये आपको ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको हर बार ऑर्गेनाइजर नहीं दूंगा, अब आपको सवाल डिफरेंट तरीकों से आपको रिटर्न दे रहा हूँ, ऐसे भी आपके पास रिटर्न आ जाएंगे। बाद ऐसे एक पूरा पेपर होगा उसके अंदर उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ होगा। अब ये मोहतरमा है, मैंने पूछा ये कौन है ये किंडल किंग आपकी, मैंने सीपीओ का उनकी बेटी है। तो अब मेरे दिमाग में आ गया कि सिंगल मदर है, तो जब सिंगल मदर है तो अल्टीमेटली ये क्या है, हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में जाएंगी। ठीक है, तो सिंगल मदर कह रहे हैं तो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ। फिर इसके W2 है इनका, जॉब करती हैं। ठीक है, जॉब हम करेंगे। इसके बाद इनका एक बिजनेस है। हमें अब यहाँ याद रखिएगा 1040 के अंदर अगर सिंगल मेंबर एलएलसी है, सिंगल मेंबर एलएलसी का मतलब ये होता है कि अगर 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 एक ऑनर है, एक ऑनर है और वही बिजनेस है, मतलब उसके अंदर एक ऑनर क्या है, सिंगल, जिसे पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जबान में कहते हैं सिंगल मेंबर एसएमसी कहते हैं। ठीक है ना, तो पाकिस्तान में ज़्यादा सोल प्रोप्राइटर चलता है। ठीक है ना, तो एक ऑनर है तो उसका आप रिपोर्टिंग होगी 1040 के अंदर स्केजुअल सी। क्या बनेगा इसका, स्केजुअल सी के अंदर रिपोर्टिंग होगी। यूएस के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं डाली जाती, वहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर एक बंदा है जैसे ये कैथराइन डी किंग है, ये जॉब कर रही है, ठीक है, और उसके बाद अगर बिजनेस करी तो जॉब वाला रिटर्न जो है वो W2 जो है वो W2 में जाएगा। और बिजनेस इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ P&L, नॉट द बैलेंस शीट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है सिंगल मेंबर एलएलसी के केस में, सोल प्रोप्राइटर के केस में, जो वहाँ पे जो बैलेंस शीट रिपोर्ट नहीं होगी, सिर्फ P&L रिपोर्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आगे चलते हैं। और मोर्गेज के ऊपर एक घर दिया हुआ है, अपना जो घर है वो मोर्गेज के ऊपर है, तो मोर्गेज का फॉर्म होगा 1098। ठीक है, तो ये मोर्गेज का फॉर्म, तो एक रिटर्न हमने बनाना है। ठीक है, कैथराइन डी किंग का। अब यहाँ पे स्केजुअल ए की डिटेल आगे जिसे हम आइटमाइज डिडक्शन कहते हैं। मेडिकल का खर्चा रिपोर्ट इस दफा हम करेंगे, डॉक्टर की डायरेक्टर की फीस करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, डोनेशन करेंगे और उन्होंने एस्टिमेटेड टैक्स भी पे किया है, उन्होंने एस्टिमेटेड टैक्स भी पे किया। टैक्स का पूरा चैप्टर है। एस्टिमेटेड टैक्स का मतलब ये होता है जस्ट लाइक एन एडवांस टैक्स, कि आपने साल के शुरू में अपनी टैक्स लायबिलिटी एसेस कर ली, डिपेंड अपॉन प्रीवियस ईयर और डिपेंड अपॉन योर करंट सिचुएशन। क्या मेरा इतना बिजनेस हो जाए, तो पूरी कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा आप, एस्टिमेटेड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है सब कुछ, ताकि आपको ये चीज़ें आएँ। तो आप अपना रिटर्न बनाएंगे कि एक ये रिटर्न है मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, वो सॉरी हेड ऑफ हाउस होल्ड, और हेड ऑफ हाउस होल्ड में उनके पास एक बेटी है, उस बेटी है और ये जॉब करती हैं। एक इनका बिजनेस है, ठीक है, जिसके अंदर उसका P&L है जो कि स्केजुअल सी में रिपोर्ट हो। सिंगल मेंबर एलएलसी है या सोल प्रोप्राइटर है, वो स्केजुअल सी में रिपोर्ट होगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है या एस कॉर्पोरेशन में कोई इनकम आ रही है या पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से इनकम आ रही है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ना उसका सवाल कीजिएगा वो कहाँ रिपोर्ट हो, वो आगे जाके बताना। वो रिपोर्ट होती है स्केजुअल ई में कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म स्केजुअल सी के अंदर सिंगल मेंबर एलएलसी, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान से बैठे ने यूएस में एलएलसी बनाई, वो सिंगल मेंबर एलएलसी बनाई, तो उसका 1040 एनआर के साथ स्केजुअल सी बनेगा। तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ दिमाग में लाने में। ठीक है, सबसे तो ये यूएस सिटीजन आइए इनका रिटर्न बनाते हैं। मैं प्रो कनेक्ट की आईडी खोल रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन पे। स्क्रीन खोल रहा हूँ जिसकी वजह से खामोश रहा हूँ, कोई प्लीज ये ना समझिएगा ज़रा आवाज़। अच्छा जी, हमें 1040 का इंडिविजुअल का यूएस सिटीजन का अगेन वही करेंगे हम, क्रिएट रिटर्न न्यू। अब मुझे नाम याद है तो मैं अपने हिसाब से, लेकिन आपने हमेशा हमेशा कार्ड जो भी डिटेल दी हुई है उसे देखना है। तो मैं अभी से डमी डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको हो, ताकि मेरा टाइम बचे। मैं बार बार स्क्रीन करूँगा तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई मतलब नहीं, तो उनकी मैं डेट ऑफ बर्थ डमी डाल देता हूँ। लेकिन हमेशा आपने डेट ऑफ बर्थ जो लेनी है वो अगर ड्राइविंग लाइसेंस में दी गई है तो वहाँ से ले लीजिए, अदरवाइज कहीं और से जहाँ भी दी हुई है। तो इधर इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ में देखूँ तो इनकी डेट ऑफ बर्थ दी है 58978, 58978। ठीक है, टैक्स आईडी जो है इनकी मैं अभी डमी डाल देता हूँ, वैसे आपने सोशल सिक्योरिटी कार्ड से देख लेनी है।
ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपको दिया जाएगा अभी मैं फेक ईमेल। इनका एड्रेस जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या एड्रेस है, ताकि हम वही आप अगर टैक्स से रिटर्न से देख लें तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। वाई एस कोई स्टेट है नहीं, ठीक है, तो मैं 100 सनसेट ड्राइव और ये टैक्सेस कर देता हूँ। 100 सनसेट ड्राइव ऑप्शन टैक्सेस तो डेटा दिया हुआ उसी पे हमेशा किया था, ठीक है। अब आप वेट कर रहे हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डलेगी, उसकी स्पाउस अगर है तो स्पाउस की, फिर डिपेंडेंट की, फिर अगर बैंक की डिटेल है तो बैंक एस्टिमेटेड टैक्स पे किया, तो एस्टिमेटेड टैक्स उसी सीक्वेंस में हम चलते जाएंगे। ताकि तौर पर सबसे पहले क्लाइंट की इनके पास टैक्सेस में रह रही है, इनके पास एक बेटी है तो ये हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में आएंगी। डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ तो मैं डमी कोई भी डाल देता हूँ, डिजाइनर ही डाल देता हूँ। इनका कोई स्पाउस नहीं है, एड्रेस डला हुआ है, टेलीफोन नंबर ईमेल एड्रेस भी डला हुआ है। अगर टैक्सेशन कहेगा कि ये डाल दो तो वो भी डाल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम डालेंगे डिपेंडेंट की डिटेल। नाम है किंडर किंग, मैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ या बोलने में गलती कर दूँ तो मेरे इसको ना कीजिएगा, और मैं इसको कहता हूँ ये 2021। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई कार्ड नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए वगैरह, मैं अभी डमी डाल रहा हूँ, लेकिन आपने हमेशा कार्ड से या जो डिटेल दी है या पुराने रिटर्न, और रिलेशनशिप क्या है, डॉटर, ये आपने डाल दिया है। अब बैंक की कोई डिटेल इन्होंने नहीं दी हुई, इसका मतलब ये हुआ आज भी देंगी। बात का ऐसा होता है कि जो सीपीएफ फर्म्स होती हैं वो टैक्स प्रिपेयर को नहीं देती, वो कहती हैं क्योंकि जो बैंक राउटिंग नंबर चेकिंग आपके पास कब आ गया। अब आपको बताऊँ बहुत खतरनाक चीज़, अगर आप बैंक कॉल करें और यूएस के अंदर आपके पास राउटिंग नंबर भी है, आपके पास बैंक का अकाउंट नंबर भी है, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी है, ठीक है, आप आराम से उनके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। ये दो नंबर है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव काम आता है। अब एस्टिमेटेड टैक्स उन्होंने पे किया, मैंने बताया एस्टिमेटेड टैक्स क्या होता है कि पहले ही मैं अपना टैक्स साल के आखिर में आते हैं तो जब मेरा टैक्स जितना बन रहा होता है वो एस्टिमेटेड टैक्स जिसका एडवांस टैक्स कहते हैं उसका एडजस्ट हो जाता है। अब मैं क्या कह रही हूँ डेट भी दी, लेकिन यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि $1100 इन्होंने हर क्वार्टर में पे किया, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब ड्यू डेट थी उसी वक्त पे कर दिया था। 4/15/2023 को $1100 सीधा कर दिया हमने। ठीक है, हमने डिटेल डाल दी, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें। अब हमारे पास कुछ आइटमाइज डिडक्शन की डिटेल है वो मैं डाल देते हैं। पहले अगर इनकम डाल दें इनकम डाल दें, अदरवाइज पहले आइटमाइज डिडक्शन की डिटेल डाल देता हूँ। आइटमाइज की डिटेल, आइटमाइज डिडक्शन, ये मेडिकल एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें ये डलती हैं स्केजुअल ए के अंदर, ठीक है। तो साथ उसको जो है मेडिकल एंड डेंटल इंश्योरेंस, तो मैं जाऊँगा स्केजुअल ए में, ये रहा आपका स्केजुअल ए। आइटमाइज डिडक्शन स्केजुअल ए कहलाता है। ये रही इंश्योरेंस, $7,000 हॉस्पिटल में अमाउंट पे टू डॉक्टर एंड डेंटिस्ट को जो पे किया 8,700, प्रिस्क्रिप्शन के 414, डॉक्टर डेंटिस्ट को हैं 870, प्रिस्क्रिप्शन 74। यार अब विकीज मैंने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बनाता तो प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे हाथ चलते रहे। कैश कंट्रीब्यूशन और 320 नॉन कैश। अब ये लिखा हुआ है 60% लिमिटेशन, इसका मतलब है 60% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आपको अलाउ होगा, ठीक है। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम क्या होती है आप वो जाके पिछली क्लास के अंदर देख लीजिए। इतना डोनेशन अलाउ होगा, इससे ऊपर जाएगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। 325 नॉन कैश, क्या है यार नॉन कैश, ठीक है, ये हो गया सब। कैलकुलेशन के अंदर दिमाग ये देखें
कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ इम्पोर्ट आ रहा है, कैलकुलेशन सिस्टम खुद कर रहा है। कैलकुलेशन में अपना बिल्कुल दिमाग ना लगाइएगा, ये बहुत बाद में आपको पता चलेगा। बाद में ऐसा होगा आप बोलोगे यार ये अब मेरे हिसाब से $2500 बन रहा है, लेकिन सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है 2100। भाई साहब वर्किंग हो रही होगी जो आपको अभी समझ ही नहीं आएंगी। ठीक है, तो अभी आगे तो इतना समझना है कि भाई ये सिस्टम ने कैलकुलेशन की है, ये अमाउंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये 2 महीने बाद आपको, जब आपको सीपीए फॉर्म में जाएंगे, काम करेंगे, जब आपकी बेसिक बन जाएगी, फिर आपको चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा ये वेजेस का 14,641, W2 में जाएंगे हम। क्या है 246 करके, फिर आगे कुछ दिन का तो क्या पाएंगे। EIN का मतलब होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जस्ट लाइक एन NTN पाकिस्तान। अगर स्टेट ID दी हुई है तो दे दें, अदरवाइज आपको EIN ही आपका स्टेट ID होता है। फिर 234 दिया हुआ है, और YS कोई स्टेट नहीं है, डाल दीजिए इसको। 234 जो भी आगे नंबर डाल दें, जानने का नेम क्या है, तो 14,641 गैप आगे चलेंगे। ऑटो पे डेटा उठ जाएगा, टाइम बच जाएगा हमारा। स्पाउस का है नहीं तो ये नहीं, ठीक है। 14,641 8 2 के अंदर 891, बाकी 14,641 के ऊपर 904, 908 सॉरी, तो 5, और बी के अंदर 700, 212, बाकी 6 7 8 9 10 खराब हैं, तो फर्स्ट के अंदर मैं ले लूँगा। जो कल आपको समझाया है तो बार बार नहीं समझाता रहूँगा, आसान आसान आराम आराम से। अब तेज़ी से थोड़ा सा चलूँगा ताकि क्लास भी खत्म हो टाइम पे। यहाँ पे रिटायरमेंट पे टिक होगा, अब वहाँ पे 15 के अंदर अभी नहीं है, तो $460 इन्होंने स्टेट टैक्स दिया है। 14,641 पे 460। लोकेलिटी टैक्स कितना है, 14,641 पे 127। YS से हम टैक्सेस चलेंगे। यहाँ पर W2 डल गया है। अब आपने डालना है बिजनेस इनकम, ओके। और ये सिंगल मेंबर LLC है। सिंगल मेंबर LLC का मतलब ये होता है, LLC का मतलब है लिमिटेड एबिलिटी कंपनी। तो सिंगल मेंबर LLC है, 2022-23 को 2023 ही पढ़िएगा, ठीक है ना। और इनका रेवेन्यू है, इंटरेस्ट आ रहा है, और ये छोटा सा PNL क्या है, बैलेंस शीट सिंगल मेंबर LLC में रिपोर्ट नहीं होती, ओनली सिंगल मेंबर LLC में, ओके। आगे चलते हैं। अब सिंगल मेंबर LLC स्केड्यूल सी के अंदर, अच्छा ये रहा स्केड्यूल सी बिजनेस इनकम। और अगर पार्टनरशिप होगी तो वो K1, ठीक है। सबसे पहले डाला जाता है कंपनी का नाम, तो इसका है फेक LLC। इसके बाद ये डाली जाती है कोड का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं NAICS कोड, ठीक है। NAICS कोड क्या होते हैं कि आप कोई भी बिजनेस कर लें, ठीक है ना, एक बिजनेस की डेफिनेशन को कोड में डाल दिया। मिसाल के तौर पर ये गार्डनिंग का बिजनेस करते हैं, तो ये अब इसका गार्डनिंग का इक्विपमेंट का बिजनेस है। मिसाल के तौर पर तुम्हें गार्डनिंग, सॉरी यहाँ पे हम डालेंगे माजर के साथ कंपनी का नाम, और यहाँ पे गार्डनिंग। अब जरा एक बात दिमाग में डाल दीजिए, जरूरी नहीं है कि इसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है। मिसाल के तौर पे सवाल यहाँ आएगा कि मिसाल के तौर पे मैं सुबह जॉब करता हूँ, शाम में ऊबर पे काम करता हूँ, ठीक है ना। ऊबर में मैं जॉब कर रहा होता हूँ, तो ऊबर वाला क्या, मेरा तो कोई कंपनी का नाम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी का नाम हो, नो, जरूर कि कंपनी का एड्रेस हो, नो, घर से बैठ के भी काम किया जा सकता है। तो ये ऑप्शनल फील्ड है, दिस वन एंड दिस वन। इवन के EIN भी ऑप्शनल है। क्यों भाई, मैं सुबह जॉब करता हूँ, शाम में ऊबर करता हूँ, तो जॉब वाली इनकम W2 के अंदर, ऊबर की इनकम या फ्रीलांसिंग की इनकम स्केड्यूल सी के अंदर। इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ना कंपनी के नाम की जरूरत होती है, ना EIN की जरूरत होती है। हाँ, आप रिपोर्ट जरूर कर लीजिए यहाँ पे कि भाई आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, उसका कोड डाल दीजिए नीचे। कंपनी है नहीं है, क्या मतलब अगर नहीं है तो आप ही के नाम के ऊपर स्केड्यूल सी बनता है। तो ये बात नो याद करें, ओके। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ घर से बैठ के काम करते हैं, इस फील्ड को मैंने खत्म कर दिया, नहीं दिया कोई भी। कौन सा मेथड यूज करना है, कैश का मेथड, अकाउंट एक्रूवल, ठीक है ना, बस। और कोई आपने इसके अंदर और कुछ नहीं करना, नथिंग। अगर सिंगल मेंबर LLC है तो यहाँ LLC को टिक कर दीजिए, अदरवाइज की भी जरूरत नहीं। बस यहाँ पे आपने पहले सबसे पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है। EIN है, मैं एज्यूम करता हूँ EIN इसका है, चलो मैं डाल दो, क्योंकि LLC बनी हुई है। LLC जब बनती है तो EIN होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर US के अंदर ऐसा है कि अगर आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं, उसका भी एक्सपेंस आप कहते हैं होम ऑफिस डिडक्शन। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी यूज कर रहे हैं तो उसका भी आप एक्सपेंस क्लेम करेंगे, इसे कहते हैं व्हीकल यूज फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए घर यूज कर रहे हैं तो क्लेम करेंगे, पर्सनल बेसिस पे नहीं, ठीक है। आगे अब हम जानेंगे इनकम स्टेट। 1 लाख का रेवेन्यू है, 3 लाख 1 का इंटरेस्ट, सॉरी कितना भाई, 126,666,
306 और 301 के लिए अगर कोई विंडो नहीं है तो आप अदर इनकम में डाल सकते हैं। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस 250 और बिजनेस इंश्योरेंस 12,000। 250 इंश्योरेंस, रेंट 6,000, लीगल फीस 1,000। तीन सौ साठ टेलीफोन, इंटरनेट 600। इंटरनेट के लिए कोई फीड अलग नहीं है, आप उसको अदर एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंस ऊपर आपको नहीं मिलेंगे वो आप अदर इसमें डाल दें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मीटिंग में ये तो 6810 अदर एक्सपेंस। पीपीएफ फंड में आपको पीएनएल बना बनाया मिलेगा, ये मतलब बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाना आपका काम नहीं है, 1 रुपए की भी अमेंडमेंट करना आपका काम नहीं है, जो है वो आप वैसे ही डाल देंगे। जितना प्रॉफिट बन रहा है, जितना आपका आप टैक्स बन रहा है, इसके अंदर आपको कोई घुसने की जरूरत नहीं है, ये सीपी का काम है बाद में एडजस्टमेंट करना। ठीक है जी, तो ये हमारी डिटेल चल गई है। अब ये हो गया, ये हो गया, और अब तीसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म क्या है? मॉर्गेज। इन्होंने मॉर्गेज के ऊपर घर लिया हुआ, ये मॉर्गेज चलेगा इंटरेस्ट स्केड्यूल ए में, स्केड्यूल ए में डलेगा, ये रहा, और सिर्फ इंटरेस्ट डलेगा, और अगर प्रॉपर्टी टैक्स होगा तो डलेगा। आइए देखते हैं इसमें मॉर्गेज में इंटरेस्ट कितना है, 34,000, प्रॉपर्टी टैक्स 2225, ये 10 नंबर कॉलम में, और 34,000। कहाँ है भाई इंटरेस्ट? ये रहा, ओके। इंटरेस्ट यहाँ पे डल गया। होम मॉर्गेज कितना है जी? 34,000, ठीक है, और टैक्स है 2525, घर का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ जी, घर का टैक्स, घर का टैक्स, घर का टैक्स, घर का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रियल एस्टेट टैक्स, ठीक है, 2522। चलो, मेरा काम, मैंने जितनी चीज़ें थी सब डाल दी। डायग्नोस्टिक खुद क्लियर कीजिएगा, हर रिटर्न के अंदर डायग्नोस्टिक क्लियर नहीं करूँगा, आपको कल जैसे सिखाया था वैसे ही डायग्नोस्टिक क्लियर कीजिएगा जो पॉसिबल है। इफ इन रिलेटेड डायग्नोस्टिक आप क्लियर नहीं कर सकते वो छोड़ दीजिएगा, बाकी सब क्लियर करें। आइए रिटर्न को रिव्यू करते हैं। ये रहा 40 हेड ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, मदर है, 14,641 इनकी ये इनकम आ गई। बिजनेस इनकम $1,00,000 आ गई। अब ये मुझे कैसे पता ये बिजनेस इनकम है? तो ये जाइए स्केड्यूल 1 के, मैंने कहा था आप पार्ट्स काम करेंगे, पार्ट। अब 1040 के अंदर पार्ट्स है, तो स्केड्यूल 1 में 10 नंबर पे जाइए, बनाएगा ये, ओके, बिजनेस इनकम है स्केड्यूल 3 के अंदर, ओके डन। 1,14,641। अब इसको आपको डिडक्शन मिलती है, जैसे मैंने बताया था 50% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है आगे की क्लास के अंदर आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी समझ लीजिए कि एक टैक्स होता है कि जो फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स के अलावा जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी देना होता है 15.3%। तो उसका 50% ये मिलता है, ये रहा 15.3%। ये 14,129 की कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, तो इसका 50% आपको, ये आपको एडजस्टमेंट मिलती है। तो 1,14,641 में से माइनस हुआ तो 1,07,756 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो लोग कल कहते हैं सर आइटमाइज नजर नहीं आ रही, तो आइटमाइज डाली नहीं थी, आज आइटमाइज डिडक्शन डाली है 38,720। अपनी कैलकुलेशन है इसकी, बहुत सी चीजें ये खुद ही सिस्टम हटा देता है। तो आप जब देखोगे सर मेरे हिसाब से तो 45,000 आ रही है, छोड़ दो कैलकुलेशन, कैजुअल की कैलकुलेशन में नहीं घुसना। 21,000 विद एवरीफायर, अगर ये हेड ऑफ हाउस होल्ड होती तो 20,800 मिलती, लेकिन इनके पास मॉर्गेज भी है, इनके पास मेडिकल बिल भी है, इनके पास कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, तो इसलिए इनको 38,720 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, ठीक है। 13,741 मैंने कहा था क्वालिफाइड बिजनेस इनकम की डिडक्शन भी अलाउ होती है, जो कि बिजनेसमैन को मिलती है, जो कि बिजनेस करते हैं, छोटे बिजनेसमैन। कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, और इसकी अगली क्लासेस के अंदर फेडरल टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह जो सारी चीजें हैं। तो आपने क्या हुआ, 1,07,000 में से $38,750 स्टैंडर्ड आइटमाइज डिडक्शन माइनस हो गई, $13,771 जो है वो यूपीआई माइनस हो गई, तो 52,000 माइनस हुई, तो 1,07,000 में से 52,491 माइनस हो गई, तो $55,000 बचे। $55,000 के ऊपर आपको मिल $295 आपको टैक्स पे करना है, फेडरल टैक्स, ओके। $2,000 आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया बच्ची की वजह से, तो आपको पे करना है $4,295। आप बिजनेस कर रहे हैं तो $14,129 आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी पे करना है, तो $18,424 आपने पे करना है। $891 आपकी इनकम के ऊपर टैक्स कटा हुआ है सैलरी के ऊपर, और एडवांस टैक्स आपने $4,400 पे किया है, तो आपको अल्टीमेटली $5,291 पे करना है टैक्स, ठीक है। ये सॉरी टोटल आपने $13,713 पे करना है। अब ये देखिए यहाँ पे पेनल्टी लगी हुई है कि एस्टिमेटेड टैक्स आपने कम पे किया है, कि आपको मैंने कहा था ना कि भाई जितना टैक्स बनता है साल के शुरू में एस्टिमेट करो, पे करो, तो इसकी पेनल्टी की वेव भी आपको सिखाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर अनुभव में काना राजा जो लोग एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में बैठ के, उनके पास ऐसे बहुत बिजनेस आते हैं यार, हम पे पेनल्टी
फाइलिंग की, लेट पेमेंट की, एस्टिमेटेड टैक्स की, ये सारी सिखाऊंगा। लिटिगेशन का पार्ट है, बहुत पैसे इससे मैंने कमाए, आप लोग भी कमाइए, क्योंकि पाकिस्तान में पहले पता नहीं था तो लोगों को बहुत पता। तो जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कोई चीज़ है तो प्लीज़ मुझसे सवाल कीजिए, मैं हाजिर हूँ, हाथ खड़ा कर लीजिए। जी वहाँ अब्दुल साहब फरमाइए। सर एक क्वेश्चन है, आपने जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की 7,200 की एक अमाउंट ऐड की थी, वो समझ नहीं आया कि वो मुझसे मेडिकल एक्सपेंस है कि क्या चीज़ है, या वो कोई इंश्योरेंस है इंश्योरेंस जनाब, इंश्योरेंस है ना, आप घर वापस अपनी मेडिकल की इंश्योरेंस करवाइए ना, डेंटल की तो इंश्योरेंस करवाइए। ये अलग, मतलब एसएसएन से अलग कोई इंश्योरेंस है? एसएसएन तो खैर हमने अलग ही बिजनेस की देखी, लेकिन उसकी सैलरी पे भी तो कोई एसएसएन की डिडक्शन होती है। रिसेप्शन भाई, ये इंश्योरेंस है भाई, इंश्योरेंस का मतलब कोई टैक्स थोड़ी होता है। ओके, मतलब कोई जैसे मैं यहाँ पे आदम जी की इंश्योरेंस ले लेता हूँ, हाँ तो तो ये ये जैसा वहाँ पे आता है। ठीक है सर। जी अमीर हमजा साहब फरमाइए। हाँ सर, आइटमाइज्ड डिडक्शंस में 2 क्वेश्चन थे मेरे। इसमें आपने एक कैश नॉन कैश कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन लेस की थी, ये क्या चीज़ होती है सर? कैश का मतलब कैश मैंने दे दिया, चैरिटी कर दी, दिस इज द अच्छा, चैरिटी, कैश चैरिटी है, नॉन कैश चैरिटी। अब ओके, ये मैंने मार्केट वैल्यू एडजस्ट कर दी कि मैंने इतनी कर दी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आइटमाइज्ड डिडक्शंस की लिस्ट है, कि क्या ये सारे आइटम्स फॉर्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं? मतलब मेरे जी पास हाँ, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आएगी कि जो वहाँ नो, पे मौजूद नहीं है? ओके, वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आइटमाइज है ही नहीं, अगर वहाँ मौजूद है तो आइटमाइज है। ठीक है। और एलएलसी की जो रिपोर्टिंग है एक्सपेंसेस की, उसमें अगर प्रिपेयर जो है वो देखता है कि यार ये एक्सपेंस तो बिज़नेस को अलाउ नहीं होता, तो लेकिन आया हुआ है एक्सपेंस P&L के अंदर। अब ऑब्वियसली हमारा काम उसको रिव्यू करना तो नहीं है ना, हमें सिर्फ जो डाटा आया वो फीड करना है। नहीं, देखिए कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो टैक्स पेयर को नहीं पता मिलेगा, गिफ्ट एक्सपेंस। अब गिफ्ट एक बंदे को $25, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख के मैंने 5 लोगों को गिफ्ट दिया है, और 5 लोगों को गिफ्ट उसने $100 के हिसाब से दे दिया, तो आप वहाँ पे चेंजेस करेंगे, उससे सिर्फ $25 के हिसाब से अलाउ करेंगे, बाकी आप हटा देंगे, ये सब सीपी बताएगा। तब आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बताए, तो आप वहाँ पे हटा देंगे अपने, और नीचे नोट लिख देंगे बैलेंस शीट को P&L के अंदर कि जनाब ये देखें, कैलकुलेशन बना देंगे छोटी सी कि जनाब आपका प्रॉफिट इतना आ रहा है, रिटर्न में प्रॉफिट इतना आएगा, क्यों? क्योंकि ये नॉन अलाउबल खर्चा खत्म। और एक और लास्ट चीज़ थी, आज मैं खुद भी रिटर्न उस पे वो कनेक्ट पे ट्राई कर रहा था, वो जो आखिर में आपने स्टेप किया है जिसमें आप चेक रिटर्न में जाके फॉर्म पे जाते हैं, वो जरा काइंडली दोबारा बताते हैं किस तरह गए थे उधर? क्या रिटर्न में जाके फॉर्म में जाके? मतलब आखिर में सब रिटर्न प्रिपेयर करने के बाद जब आप रिव्यू की स्टेज पे आते हैं, वो किस तरह जाते हैं? हाँ, ये देखिए सर, ये चेक रिटर्न, ओके, तो गूगल भी आप कर लीजिए कि हाउ टू चेक द रिटर्न, आपको वहाँ भी पता चल जाएगा। तो बड़ी स्मॉल चीज़ है, ये देखिए सर, और बोले बस जी, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए सर, कुछ कादिर नेमत साहब फरमाइए। जी सलाम वालेकुम। ये मुझे पूछना था कि अब जैसे आपने उसमें फ़ोन के चार्जेस लिखे थे और इंटरनेट के, तो अगर ऑफिस में और घर में अलग-अलग इंटरनेट यूज़ हो रहा है और फ़ोन भी और मोबाइल भी यूज़ हो रहा है, तो उन सब के इन टोटल करके एक बार में लिखेंगे या अलग-अलग उनकी एंट्रीज रहेंगी, क्या होगा? तो P&L डला हुआ है, बना हुआ है, वही लिखेंगे भाई। अगर घर पे आप, मैंने अभी होम ऑफिस डिडक्शन तो दिखाई नहीं, करवाई नहीं है आपको, नहीं, वो मेरा अलग है, होम ऑफिस ऑफिस डिडक्शन का पार्ट है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ऑफिस में भी फ़ोन है और घर में भी है, तो दोनों के प्लस करके वो लिखेंगे या क्यों अलग-अलग? क्यों भाई, क्यों क्यों लिख भाई? तो वही पूछ रहा हूँ, वो जो फ़ोन के एक्सपेंसेस थे, वो घर के थे या ऑफिस के थे? P&L किसका है? बिज़नेस का है, तो बिजनेस में लगा हुआ है तो बिजनेस का करोगे, घर भी डालो। ठीक है। और एम्प्लॉय वाला अभी आपने अभी नहीं सिखाया, अंदर अभी आगे सिखाएंगे? कौन सा वाला भाई? एम्प्लॉय की फाइलिंग का। ये क्या करवा रहा हूँ, एम्प्लॉय की फाइलिंग की तो करवा रहा हूँ भाई, कौन सी फाइलिंग? एम्प्लॉय का था, आपने बताया एम्प्लॉयर नंबर है EIN, सही है? हाँ, तो मेरे मेरे जो कुछ कस्टमर्स हैं जो मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रहे होते हैं 1099 के एग्रीमेंट के तहत। 1099 NEC फॉर्म है ना भाई मेरा, जी, तो मल्टीपल जी करवाऊंगा जनाब। मल्टीपल होंगे, 10 होंगे तो आप 10 डाल दीजिए, 10 बिजनेस थोड़ी है, बिजनेस तो एक है, कलब करके एक जगह डाल देंगे। अगर 1099 NEC आता है आपके पास मिसाल के तौर पे, तो बिजनेस तो काम तो एक ही बंदा कर रहा है ना, अगर मैं IT की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो 1099 NEC आएगा, तो वो तो एक रेवेन्यू है, बट वो एक रेवेन्यू है। तो 1099 के कोई फाइलिंग नहीं सिखाऊंगा आपको कि यार 1099 फाइल, वो एम्प्लॉयर का काम है। आपका कोड 1099 आपके उसको मिल गया, ठीक है, तो जब आपको मिल गया तो वो स्केड्यूल सी में जाके रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे अब देखा 10 1099 NEC मिल गए, मैंने 10 जगहों पे जॉब की है, तो P&L मिल गया, तो ये 1,26,666 जो है हो सकता है 10 कंपनियों का हो, ठीक है ना। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुझे मिल गया, तो क्या है, यहाँ पे आप आए, अब आपको NEC मिल गया मिसाल के तौर पर 1099 NEC, आगे जाके वैसे सिखाऊंगा इसका सिनेरियो। अब 1099 NEC मिल गया सलीम से, डॉन कॉर्पोरेशन से, अब इसके उस पर डाल दीजिए। 1099 NEC मिल गया आपको US कॉर्पोरेशन से, वो डाल दिए, तो रेवेन्यू है, 1099 NEC इज अ रेवेन्यू, ओके। तो आप रेवेन्यू डाल देंगे, उसके अगेंस्ट सारे खर्चे जो होंगे वो डाल देंगे। मल्टीपल EIN नंबर डालने पड़ेंगे मुझे फिर? अरे किसने कहा मेरे बच्चे, हर सॉफ्टवेयर की एक क्रेडिट, अगर आप ट्रैक में जाओगे तो आपको ट्रैक के अंदर हर NEC का अलग डेटा डालना होगा। प्रो कनेक्ट के अंदर आपको डेटा डालना है एक करके। अब मैं आपको आज ट्रिक बता देता हूँ भाई, जो अगली क्लासों में समझाता, मिसाल के तौर पर आपको पता नहीं ऐसा ही है, प्रो कनेक्ट सिखाया था, ट्रैक में कैसे चलेगा, तो हाउ टू रिपोर्ट 1099 NEC इन प्रो कनेक्ट या इन, आपको ऐसा फॉर्म आ गया, आपको पूरा बता देगा भाई ऐसे रिपोर्ट होता है, कोई भी क्या, हाउ टू रिपोर्ट 1099, भाई मैं तो आपको कुछ फॉर्म करवाऊंगा ना, कुछ ऐसे फॉर्म आ गए जो आपको पता ही नहीं है, मिस इन ट्रैक या प्रो कनेक्ट, प्रो सीरीज
किसी भी सॉफ्टवेयर से आ सकते हैं ना, ऐसे आप कर लीजिए, वो आपको प्रोसेस है, इधर जाओ ऐसे कर लो, दिस इज द। तो आपका हर सॉफ्टवेयर का अलग प्रोसेस है। तो आपको अगर 10 एनईसी मिलेंगे, तो अगर आपको देखना होगा कि किस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप प्रो कनेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इधर जाके कलेक्ट होता है, अलग भी है इनका, अदर्स के अंदर जाके एनईसी का फॉर्म है, लेकिन चाहे वो लिंक नहीं हुआ हुआ, कोई बग है जिसकी वजह से वो वहां पे उठाता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्म आ जाए, तो जो आपको फुरकान ने ना बताया हो, तो ये एक ट्रिक है कि हाउ टू रिपोर्ट दिस फॉर्म इन दिस सॉफ्टवेयर, आपको पूरा बता देगा कि भाईजान ऐसे करें। वन लास्ट थिंग आई नीड टू आस्क कि कुछ लोगों के जैसे अकाउंट बन गए हैं, तो आप एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं जिसमें नहीं आप सर, डिस्कस सॉरी करके सर, हमने ग्रुप नहीं बना। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। हम पहले दिन से ग्रुप ही नहीं बना सकते। जी फैजान जफर साहब, भाई यही तो आपने सर मारना है दीवार पे। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? रिटर्न में मुझे चीजें मिली नहीं रही, कैसे नहीं मिल रही? उससे ये रिटर्न बनी नहीं रहा। फुरकान आपको सिर्फ और सिर्फ चलाएगा। कल को ऐसे कॉम्प्लेक्स रिटर्न आएंगे, कैसे बनाओगे? दिमाग लगाओगे, दिमाग सर पे मारोगे, ठीक है। तो ये दिमाग मारना की प्रैक्टिस कीजिए। जी फैजान जफर साहब, सर बस एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। ये जो आपने बिजनेस इनकम का जिस तरह हेड दिखाया, इसी तरह आपने इसमें ओवर की एग्जांपल दी थी, तो जितनी भी एक एम्प्लॉयमेंट किया हुआ, मैं कहीं और एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा हूँ, तो वो भी सारी इसमें कंबाइंड होकर आएंगी, किस तरह होगा ये? एंड ये मिसाल के तौर पे आप जॉब कर रहे हैं तो W2 मिल गया। अब आप जॉब दो जॉबें कर रहे हैं, दो W2 मिल गए, तो प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप कहते हैं मैं ऊबर का भी काम कर रहा हूँ और मैं ऊबर भी चलाता हूँ, गार्डनिंग का काम भी करता हूँ, अब दो बिजनेस हो गए डिफरेंट, ठीक है। वो बिजनेस यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मिसाल के तौर पे ये लीजिए कि मैं कर रहा होता हूँ और मुझे ये काम भी मिल जाता है, तो गार्डनिंग का भी एक कंपनी खोल, मतलब वो सॉफ्ट प्रोवाइडर खोल दी, और यहाँ पे आपने दूसरी भी खोल दी, ये लीजिए। तीसरी भी आप ऊबर का काम भी आपने पूरे साल में आपने 6 महीने ऊबर का काम किया, 2 महीने गार्डनिंग का काम किया, 4 महीने आपने फ्रीलांसिंग को। जब अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होगा तो आप टैब ऐड करते जाएंगे। और अगर एक ही बिजनेस है, उसके अगर ऊबर, आज आप ऊबर में काम कर रहे हैं, कल करीम में काम कर रहे हैं, कल को आप बाइकिया में काम दिखा दो, तो नेचर ऑफ जॉब तो एक ही है ना। उन सबका जो रेवेन्यू आएगा तो वो आप एक ही जगह खत्म करेंगे, लेकिन अगर नेचर ऑफ जॉब होंगी तो वो डिफरेंट करते जाएंगे। मतलब ये जो बिजनेस है, तो इसको मैं बिजनेस जितने होंगे वो तो इसमें डालूंगा, लेकिन जो जॉब्स होंगी प्योरली वो मैं सेपरेट डालूंगा W2। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। जी जनाबे वाला, और कोई है जनाब? एक मिनट, कितने लोग? जी जावेद इकबाल साहब। जी सर, मैंने ये पूछना है कि जैसा नॉन कैश है, इसकी कोई लिमिट है यानी नहीं, मैंने ना एडमिशन 60% ऑफ एजी है, 60% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम लिमिट है, 60% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। जी मैं भी हैदरी समझू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बाकी तो समझ में आ गया सर, सिर्फ एक बेसिक सवाल है, मतलब किसी भी सीपीएम फर्म के साथ मतलब हम लोग जब काम करेंगे तो साल के कितने महीने काम करेंगे सर? पूरे किसी भी सीपी, अब जैसे पूरी कोई सीपीए कहता है कि 2 महीने में काम करता हूँ, मिसाल के तौर पे वो कहता है मेरे कस्टमर ही मार्च और अप्रैल में आते हैं, या कोई कहता है यार मैं तो फिर एक्सटेंशन फाइल कर देता हूँ तो 6 महीने, मिसाल के तौर पे अब फरवरी मार्च अप्रैल काम आता है, देख कर देता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन सीपीए फर्म आपको क्या मिली है। जैसे हमारे पास है तो हमारे पास ऐसे है कि कुछ सीपीए फर्म शुरू में काम करवाती हैं, कुछ हमसे बाद में करवाती है। हमारे पास तो फरवरी से अक्टूबर तक काम होता है, नवंबर दिसंबर काम। सही है सर, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। फैजानुल हक साहब। फैजानुल, सर। वालेकुम सलाम। सर एक छोटा सा बस क्वेश्चन था कि रिटर्न प्रिपेयर करते हुए मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो प्रीवियस ईयर अमाउंट्स जो है उसका कॉलम अवेलेबल था, तो इसका क्या मकसद है? या तो ये करते हुए फिगर कंपैरिजन के लिए कुछ सीपीए फर्म, अगर आपने पुराने साल का डेटा ये कहता है कंपैरिजन के लिए डेटा डालो, तो डालना पड़ेगा ना, ये जरूरत नहीं। ओके ओके। जी वहाब अब्दुल साहब एक दफा सवाल कर लिया करें प्लीज, फरमाइए सवाल। जी सर, तो क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आ गया मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि अगर एक बंदा 2 या 3 किस्म की बिजनेस सर्विसेज दे रहा है, जैसे आईटी की भी दे रहा है, अकाउंट्स की भी दे रहा है और रियल एस्टेट की भी दे रहा है, तो उसका आप थोड़ा सा काइंड स्पीच करते हैं। 3 बिजनेस अलग अलग ऐड होंगे, 3 बिजनेस अलग अलग खुलेंगे, और उसकी प्रॉफिट एंड लॉस भी अलग अलग ऐड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मिसाल के तौर पे ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे कि एक ही एलएलसी है, उसी के अम्ब्रेला के अंदर 10 बिजनेस चल रहे हैं, तो फिर आप अलग से नहीं करेंगे, ये सोल प्रोप्राइटर। अगर मिसाल के तौर पे एक ही एलएलसी है, उसमें 10 बिजनेस चल रहे हैं, तो फिर आप मेजर जिसका रेवेन्यू है उसको आप ले लेंगे। ये तो सोल प्रोप्राइटर ये था ना कि ओवर बिजनेस, ये बिल्कुल तो ये अलग अलग खोल दिए। लेकिन एक ही, अगर मिसाल के तौर पर वो कहता है मैं एक ही बैंक अकाउंट में साथ, मैं आईटी का बिजनेस भी करता हूँ, मैं गार्डनिंग का भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, लेकिन मैंने एक एलएलसी खुलवाई हुई है और उसी बैंक अकाउंट में सारे पैसे, अब आप अलग अलग नहीं करेंगे। अब आप एक ही के अंदर कोई भी जो जिसका मेजर रेवेन्यू होगा उसी की आप नेचर ऑफ बिजनेस डाल देंगे, सब रेवेन्यू वाली पोर्शन, ठीक है। जी आमिर मेहमूद साहब। मेरा छोटा सा सवाल था कि रिटर्न के लास्ट पे आपने कहा कि एस्टिमेटेड टैक्स जो है वो हमने जो है ना वो लेट पे यानी कम पे किया था, साइड पे 580 की फिगर आ रही एक मिनट भाई, ओ भाई ये आवाज आपकी गूंज रही है पूरी जगह ना, तो या तो आप बाइक कर लीजिए या तो आप आ रही थी सर? ऐसे आवाज गूंज लीजिए। अब आपकी आवाज सही आई सर। सर हमने एस्टिमेटेड टैक्स पे किया था रिटर्न के अंदर, उसके साथ में एक साइड पे फिगर आ रही थी 580 की, क्या वो हमें उन्होंने पेनल्टी लगाई थी कि जी हमने जी हाँ, बिल्कुल। एस्टिमेटेड कम पे की हुई है? हाँ बिल्कुल, वो पेनल्टी लगाई थी, पेनल्टी वेव होती है अगर आपके पास रीजन होता है। ठीक है, और अगर 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 रीजन नहीं है तो वो हमें लाइबिलिटी के साथ वो भी जमा करवानी पड़ेगी? जी हाँ, वो भी जमा। थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट